प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम करते हैं ज्योग्राफी के अंदर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके अंदर पहला लेसन है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो हमें सबसे पहले भूगोल का डेफिनेशन करेंगे। भूगोल की भूगोल पृथ्वी के भौतिक एवं मानवीय तत्वों का अध्ययन करता है, यानी कि हम भूगोल के अंदर पृथ्वी के जो भौतिक तत्व है और मानवीय तत्व है उनका हम अध्ययन करते हैं। अतः भूगोल को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर हम पृथ्वी के भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर पर्वत, पठार, चट्टानें, वायुमंडल और महासागर इत्यादि आते हैं। और जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल में भूतल पर मानव का अध्ययन करता है, यानी कि जो भूमि के ऊपर जो मानव रहता है उसके अंदर मानव की जो जनसंख्या होगी, जनसंख्या का वितरण, मानव की जो क्रियाएं हैं, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ क्रियाएं, उन सभी का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो हमारा जो +2 के अंदर है वो भौतिक भूगोल नहीं, हमारा मानव भूगोल है। तो उसके अंदर है मानव भूगोल की परिभाषाएँ। तो LD स्टम्प के अनुसार भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है, यानी कि LD स्टम्प के अनुसार जो मानव भूगोल की परिभाषा है कि मानव है वो मानव को जो पृथ्वी है वो एक घर के रूप में समझना है, यानी कि मानव का और पृथ्वी का जो रिलेशन है हम उसका अध्ययन करते हैं। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल भूपृष्ठ पर मानव समाज और पृथ्वी तल के बीच, यानी कि जो मानव का समाज है और जो पृथ्वी है उनके बीच में जो संबंध है उनका हम अध्ययन करते हैं। कुमारी एलन चैम्पुल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, यानी कि जो पृथ्वी है वो अस्थिर है और क्रियाशील मनुष्य और जो मानव है वो क्रियाशील है, यानी कि पहले आदि मानव था जो जंगलों में रहकर अपने आजीविका कमाता था, उसके बाद धीरे धीरे उसने विकास करना शुरू कर दिया, खेती करनी शुरू कर दी, स्थायी आवास में रहने लगा। तो इस तरह जो मानव है वो क्रियाशील है और जो पृथ्वी है वो अस्थिर है। तो उनके परस्पर संबंधों से जो परिवर्तन होता है उन सभी का अध्ययन हम करते हैं। तो उसके अंदर डेफिनेशन के बाद हमारा आता है मानव भूगोल की प्रकृति। तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। इसके अंदर हमारे 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। मानव समाज और पृथ्वी तल के बीच संबंध, यानी कि मानव का और पृथ्वी के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन। मानव वातावरण संबंध प्रगतिशील है, यानी कि मानव का जो वातावरण के साथ जो रिलेशन है, संबंध है वो क्या है, प्रगतिशील है, परिवर्तनशील है। और तीसरा है मानव प्रगति प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी कि जो मानव का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो नेचर प्रकृति के ऊपर निर्भर है। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक मानव का प्रकृतिकरण। आरंभिक अवस्था में मनुष्य पर पर्यावरण की जो बंदिशें थी वो महत्वपूर्ण थी, यानी कि जो मनुष्य था वो पर्यावरण के अकॉर्डिंग चलता था, पर्यावरण के अकॉर्डिंग डालता था, प्रकृति के आदेशों के अनुसार स्वयं को उसने डाल लिया। अतः मानव की सामाजिक अवस्था है वो आदिम यानी कि प्राचीन है। मानव प्रकृति का दास है और इस तरह मानव का क्या होगा, प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण का मतलब है पूर्ण रूप से प्रकृति है वो मानव पर हावी है। मनुष्य की जो क्रियाएं हैं उसका प्रकृति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि प्रकृति है वो मनुष्य को प्रभावित करती है। इसको कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण। और इसका जो नया नाम है उसको हम पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। जो यह है भारत में जो पर्यावरणीय निश्चयवाद की जो परिस्थिति है वो मध्य भारत, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेश है वो आदि शामिल है। अतः इन सभी क्षेत्रों में मनुष्य अपना पेट भरने के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है और वो प्रकृति को अपनी माता कहता है। उसके बाद है प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि मनुष्य ने धीरे धीरे विकास करना शुरू कर दिया, उसकी जो विकास की संभावनाएं हैं वो बढ़ती गई, यानी कि उसने स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अपनी जो एक्टिविटी क्रियाएं हैं वो करनी शुरू कर दी और इस तरह उसके जो विकास की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ गई। तो इसको कहते हैं हम संभववाद। जब मनुष्य ने प्रकृति यानी कि संभववाद, जब मनुष्य प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो अवसर हैं उनका लाभ उठाता है और उनकी क्रियाकलापों के ऊपर, यानी कि जो प्रकृति के जो भी क्रिया चीज़ें हैं उनके ऊपर अपनी छाप छोड़ता है, उसको हम प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। तो तीसरा टॉपिक है हमारा नव निश्चयवाद। प्रकृति ने मानव को विकास के भरपूर अवसर प्रदान किए हैं, यानी कि जो प्रकृति है उसने मानव को विकास के बहुत से अवसर दिए हैं, लेकिन मनुष्य एक निश्चित सीमा तक ही उन अवसरों का प्रयोग कर सकता है। इसलिए जो संभववाद थी और जो हमारा पर्यावरणीय निश्चयवाद था उनके बीच का रास्ता अपनाया गया है और यह विचारधारा
ग्रिफिथ टेलर ने दी है, जिसको हम कहते हैं नव निश्चयवाद या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन, रुको और जाओ डिटर्मिनेशन है। तो हमारा इसके अंदर 3 जो महत्वपूर्ण टॉपिक हुए थे, पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मानव भूगोल का इतिहास, यानी कि जो हमारा जो मानव भूगोल है उसका इतिहास कैसा है। तो मानव भूगोल के अध्ययन का इतिहास तब से चला आ रहा है जब से मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लिया, यानी कि जब से मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म लिया है तब से उसका जो इतिहास है वो चला आ रहा है। अतः समय समय पर इसमें परिवर्तन आते हैं। 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण, यानी कि जो 15वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण था वो खोज और यात्राओं का चरण था। उसके बाद उपनिवेशवाद से लेकर आधुनिक युग तक मानव ने बहुत उन्नति की है। उसके बाद हमारा है मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। तो मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है वह बहुत ही व्यापक है, किंतु कई विद्वानों के इसमें मतभेद हैं। मानव भूगोल को भूमि का विज्ञान, अंतर संबंधों का विज्ञान, प्रादेशिक अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। वास्तव में भौगोलिक परिस्थितियाँ और मनुष्य के जो कार्य का जो संबंध का जो वितरण है और जो प्रकृति ही और मनुष्य कार्यों का जो वितरण है और जो प्रकृति ही मानव की विषय सामग्री है। इसके अंदर हमारा जो मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है उसके अंदर हम प्रदेश की जनसंख्या और उसकी क्षमता लेते हैं। दूसरा है उस देश का प्राकृतिक संसाधन क्या है। तीसरा उस देश का सांस्कृतिक प्रतिरूप, यानी कि रीति रिवाज परंपराएं कैसी है। मानव वातावरण का समायोजन, यानी कि मानव का वातावरण के साथ जो संतुलन है, बैलेंस है, समायोजन है, उसका रूप करते हैं। और समय के साथ साथ जो मानव ने विकास किया है, इन सभी का अध्ययन है वो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद है मानव भूगोल की शाखाएं या उपक्षेत्र। तो सबसे पहले है सांस्कृतिक भूगोल। इसका संबंध मनुष्य के जो संस्कृति है उनसे संबंधित है। अतः इसके अंतर्गत हम जो रीति रिवाज, परंपराएं, खान पान, रहन सहन आदि तत्वों का अध्ययन करते हैं। दूसरा है आर्थिक भूगोल। इस क्षेत्र के अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों का जो अध्ययन किया जाता है जिसमें कि उनको आय प्राप्त होती है। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या का जो वितरण है, आय व्यय या जन्म दर, मृत्यु दर, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक भूगोल इस क्षेत्र के अंतर्गत हम किसी भी प्रदेश के ने जो विभिन्न समय क्षेत्रों में जो जो विकास किया है उन सभी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है राजनीतिक भूगोल। इस क्षेत्र में राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयों का विश्लेषण एवं उसका अध्ययन किया जाता है। नगरीय भूगोल में उपनगरीय जो शाखाएं आवास और नियोजन के लिए प्रयोग की जाती है। उसके बाद है आवास भूगोल। यह उपशाखा नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के अध्ययन में सहायक है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है मानव भूगोल के उपागम, यानी कि हम उसमें करते हैं कि कौन कौन सी जो अप्रोचेज उपागम थे वो आए और उनका जो किस किस अवधि कौन से समय में वो आए थे। तो सबसे पहले है अन्वेक्षण एवं वितरण उपागम। यह उपनिवेशिक युग के अंदर आया था। उसके बाद है प्रादेशिक विश्लेषण, यह भी उपनिवेशिक युग में आया। उसके बाद है क्षेत्रीय विभाजन, यह 1930 का जो दशक है उसके अंदर अप्रोच आई थी। उसके बाद स्थानांकित संगठन, यह 1950 से 1960 का दशक है उसके अंतर्गत आई थी। मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, यह 1970 का जो दशक था उसके अंतर्गत। और लास्ट हमारा मानव भूगोल का उत्तर आधुनिकवाद, यह था 1990 का दशक। तो आज हमने किया मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र और उसकी प्रकृति। धन्यवाद।